हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था चौथा, जो अपन ने नया पिछली क्लास में नया लेसन शुरू किया था पोषक तत्व और उर्वरक के बारे में। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारे ये इस लेसन का। पिछले क्लास में या पिछले अपने वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था और विभिन्न प्रकार के जो 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हमें किस रूप में, आयनिक रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन ने एक सारणी बना के बढ़िया से अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब आगे है, देखिए एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात कि 1961 में निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द प्रतिपादित किया। एक निकोलस नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द का प्रतिपादन किया। देखिए कैसे, अब इसको नोट बना के आगे ली, जहां अपन ने सारणी थी आगे लास्ट, उससे आगे ही नोट बना के 1961 में क्या हुआ था, निकोलस ने 1961 में निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द, क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द प्रतिपादित किया। कौन सा शब्द दिया, क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द प्रतिपादित किया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया जिसके अनुसार इस क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द ये क्या होता है। तो देखिए, इन्होंने बताया कि इसके अनुसार, जिसके अनुसार क्या होता है, जिसके अनुसार किसी पोषक तत्व का कार्य विशिष्ट हो या नहीं। ठीक है, यदि कोई कार्य, जैसे कोई 108 पोषक तत्व हैं, 90 पोषक तत्व कहे थे। ठीक है, और ऐसे कई सारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, जो पौधे के लिए काम है, लेकिन उनमें से क्रियात्मक पोषक तत्व कौन से, किसे अपन क्रियात्मक पोषक तत्व मानेंगे। तो उसके बारे में निकोलस ने परिभाषा बताई। क्या बताई कि किसी पोषक तत्व का कार्य विशिष्ट हो या नहीं। जैसे कुछ एक पोषक तत्वों के कार्य विशिष्ट होते हैं, लेकिन कुछ एक पोषक तत्वों के कार्य विशिष्ट हो या न हो, ऐसा तो जिसका कोई कार्य विशिष्ट हो, कोई विशिष्ट कार्य करता हो या नहीं करता हो। ठीक है, लेकिन यदि पौधे की उपापचय, यदि वह क्या करता है, पौधे की उपापचय क्रियाओं में कार्य करता है, क्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है, तो उसे क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। उसका कार्य विशिष्ट हो या ना हो, कुछ खास काम करता हो ना हो, लेकिन वो उपापचय, पौधे की उपापचय क्रियाओं में अगर भाग लेता है तो उसे अपन क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें तो उपापचय क्रियाओं में भाग लेने वाले पोषक तत्वों को अपन क्या कहते हैं, क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इसके आगे लिखते चले, जिसके अनुसार किसी पोषक तत्व का कार्य विशिष्ट हो या नहीं, यदि वह पौधे की उपापचय, यदि वह पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, यदि वह पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तो पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तो उसे क्रियात्मक पोषक तत्व
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम, ठीक है। सोडियम का सूत्र क्या है, प्रतीक क्या है, ठीक है। प्रतीकों के हिसाब से अपन को पढ़ना पड़ेगा, प्रतीक ही हमारे काम आएंगे। सोडियम, ठीक है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोबाल्ट भी होता है, ठीक है। वेनेडियम, यह है कोबाल्ट, फिर वेनेडियम, सिलिकॉन, ये कुछ तत्व है, ठीक है। ये निकोलस ने बताया क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द के बारे में और क्या होता है वो उसके एग्जाम्पल से। अगर हमें पौधे की अच्छी पैदावार करवानी है, उपज अच्छी हो, तो क्या आवश्यक, ये आवश्यक है कि भूमि में क्या भूमि में जो पोषक तत्व हो, ठीक है। अगला, पौधे की अच्छी पैदावार के लिए, पौधे की अच्छी पैदावार के लिए, पौधे की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि भूमि में पोषक तत्व, अब भूमि में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनकी क्या खासियत होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए जी। पौधे भूमि में, मृदा में किस प्रकार से पोषक तत्व उपस्थित हो ताकि हमारी पैदावार या पैदावार बहुत अच्छी हो पौधे की। तो देखिए, पहली चीज तो है ये घुलनशील और उपलब्ध अवस्था में, ठीक है। घुलनशील जो पोषक तत्व हो वो घुलनशील जल में, जल में घुलनशील तथा उपलब्ध अवस्था में हो, उपलब्ध अवस्था में हो, इसमें हो उपलब्ध अवस्था में हो। अर्थात मान लीजिए ये पौधा है, ऊपर की तरफ, नीचे जड़ है। अब पोषक तत्व मृदा में है, ठीक है। अब ये पानी के अंदर घुले हुए, ये पोषक तत्व है, ये इस पानी में घुले हुए हैं, ठीक। हमने कहा घुलनशील के, घुलनशील तो है लेकिन पौधे की जड़ों से तो दूर है, तो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो पानी में घुलनशील हो और वो पौधे के जड़ क्षेत्र में उपस्थित हो, अर्थात पौधे को प्राप्त हो सके ऐसे क्षेत्र में उपलब्ध अवस्था में हो, ठीक है। दूसरा गुण है मृदा घोल में तत्वों की सांद्रता उचित हो। अगर मृदा के साथ वो घुला हुआ हो तो उस मृदा घोल में क्या हो, तत्वों की सांद्रता उचित हो, अर्थात तत्वों की सांद्रता जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, क्योंकि तत्वों की सांद्रता अधिक हो तो भी प्रॉब्लम ही है, ठीक है, तो भी ये नुकसान ही पहुंचाती है, और कम हो तो भी ये नुकसान ही पहुंचाती है। दूसरा देखिए, मृदा घोल में तत्वों की सांद्रता, तत्वों की सांद्रता क्या हो, उचित, तत्वों की सांद्रता उचित हो, ठीक है। तीसरा है विभिन्न तत्वों का मृदा में संतुलन पौधे की बढ़वार के अनुकूल हो। जो विभिन्न तत्व में, एक तो पोषक तत्व पाया नहीं जाता, कई प्रकार के विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उनका मृदा में संतुलन पौधे की बढ़वार के अनुसार हो। विभिन्न तत्वों का संतुलन पौधे, विभिन्न तत्वों का मृदा में संतुलन पौधे
विभिन्न तत्वों का मृदा में संतुलन पौधे की बढ़वार या पैदावार के अनुकूल हो ये पहले पौधे में बढ़वार के अनुकूल हो। ठीक है। अब पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है सिंपल रूप से। ठीक है। एक तो मुख्य पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है। अब मुख्य पोषक तत्व को अपन कहते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व, जो 7वीं या 8वीं में अपन ने पढ़ा था। ठीक है। अगर आपको याद हो तो 7वीं 8वीं में आता है कि हाँ पोषक तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है। तो उसमें पढ़ते हैं 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक तो वृहत मात्रिक पोषक तत्व और एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहत मात्रिक पोषक तत्व किसे कहते हैं? जिनकी आवश्यकता पौधे को अधिक मात्रा में हो, जिनकी आवश्यकता पौधे को कितनी अधिक मात्रा में हो। जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। तो देखिए अगला है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखिए, 2 मुख्य पोषक तत्व, वृहत मात्रिक को क्या कहते हैं? मुख्य पोषक तत्व। और पहला है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्व पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके क्या होती है? पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधे को क्या होती है? अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। अब अधिक तो कितनी अधिक चाहिए? तो ये इनकी, इसको ऐसे कर लेते हैं, इनकी मात्रा 1 ppm। अब आपको ppm क्या है? तो पार्ट पर मोल। ठीक है। पार्ट पर मोल से अधिक हो, पार्ट पर मोल से क्या हो? अधिक हो। ठीक है। और अगला है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। इनके पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता है, तो इनकी पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। किसमें? कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये 1 पार्ट पर मोल से कम। अब कितनी कम? अब इनकी मात्रा एक साथ की तरह लिख दिया ना, 1 पार्ट पर मोल से कम हो। ये होते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व और वृहत मात्रिक पोषक तत्व। आगे अपन इसमें अब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व और वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को भी अपन 2 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लें आप इसका। आगे देखिए, अरे देखिए क्या देखोगे? चलो बांटते हैं अपन।
अच्छा सा एक पिरामिड बनाते हैं किसका, पोषक तत्वों के वर्गीकरण का। चलो हाँ, पोषक तत्व क्या होता है, देखिए पोषक तत्व, ये पोषक, ये तत्व, ये होते हैं पोषक तत्व, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा अभी, दो प्रकार के, कौन से कौन से कौन से कौन से, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। एक होता है मुख्य पोषक तत्व और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व अब पढ़ते हैं। इसके बारे में तो अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है, मात्रा है तो भी एक बार आपके लिए साइड में रख लेते हैं, लिख लेते हैं, भूल जाओगे, ठीक है। 1 पार्ट पर मोल से अधिक, इसकी आवश्यकता कितनी होती है, 1 पार्ट पर मोल, ठीक है, 1 भाग प्रति मोल से अधिक, ठीक है। इसकी 1 ppm से कम, ये देखिए। अब इनको आगे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस बेचारे को आगे बांटा गया है 2 भाग, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक पोषक तत्व, इसको बांटा गया है प्राथमिक पोषक तत्व, इसको बांटा गया है द्वितीयक। इसको क्या, किसको बांटा गया है, मुख्य पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, एक तो धनायन और एक ऋणायन। धनायन और एक ऋणायन, धनायन व ऋणायन, ठीक है। धनायन प्राथमिक पोषक तत्वों में कौन से पोषक तत्व आते हैं, COH NK P। अब आप बोल रहे हो क्या लिख रहे हो सर, तो ये बेटा प्रतीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। ये तत्व आते हैं सभी प्राथमिक पोषक तत्वों में, ठीक है। अगला है द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व क्या होते हैं, इसमें पहले तो कैल्शियम आते, कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक या सल्फर, गंधक या सल्फर। अब ये डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले जाते, पहली बात, कैसा नहीं कहीं से कैल्शियम पकड़ के लाए नहीं, ये उर्वरकों के साथ प्रयुक्त होते हैं, अर्थात उर्वरक में मिले हुए होते हैं, और जब अपन हमारी खेत में उर्वरक देते हैं तो ये मिट्टी को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और उर्वरक भी कैसे, उर्वरक ये वाला NPK, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों से मिलकर बने हुए जो उर्वरक होते हैं उनके साथ ये आते हैं, ठीक है। ये NPK उर्वरकों के साथ प्रयुक्त होते हैं, उर्वरकों के साथ ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। फिर धनायन व ऋणायन, अब ऐसे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो धनायन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अब मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में धनायन और ऋणायन के रूप में कैसे ग्रहण किए जाते हैं, कौन से हैं। अगर आपको कल के क्लास की सारणी अगर अच्छे से याद है तो फिर हमने जो आयनिक रूप पढ़े थे उसमें अपन पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, जिसके ऊपर प्लस का निशान था, चाहे 2+, 3+ हो, 4+ हो, कैसा भी हो,
अगर प्लस का निशान है तो वो धनायन है, और ऋणायन कौन सा होगा जिसमें माइनस का निशान है, तो अपन सारणी से देख के बता सकते हैं। फिर भी देखिए अपन ऋणायन कौन से है, एक तो लोहा Fe, सॉरी धनायन कौन से है, लोहा Fe प्लस, Zn2 प्लस, जिंक कॉपर, ठीक है, Cu प्लस, फिर मैग्नीज निकल, ठीक है, तो Fe जिंक कॉपर मैग्नीज निकल, ये सब अपन देखेंगे। अगर सारणी में आप पीछे जाके तो देखेंगे कि इन सब पे जो आयनिक रूप है इनका वो प्लस में आता है, ठीक है। अब ऋणायनिक कौन से हैं, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये अगर जाकर देखेंगे तो अपन ये क्या ऋणायन में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे अब कार्य के आधार पर, ये तो मात्रा के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर अपन कह सकते हैं, मुख्य रूप से पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब कार्य के आधार पर विभिन्न आधारों पर पोषक तत्वों को किन से भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, वो अपन पढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लें एक बार इसका पहले। देखिए हाँ आगे देखिए, ठीक है, कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, बढ़िया बड़ी बात। कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, देखिए कार्य के आधार पर कौन सा पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक पोषक तत्व एक विशिष्ट कार्य करता ही करता है लगभग, ठीक है, जो दूसरा कोई कार्य नहीं करता उसका। अब इस आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया है। एक तो आधारभूत पोषक, आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, ठीक है, चार भागों में बांटा गया, तो अपन चार भागों को इसको अच्छे से बना लेते हैं। एक, ये दो, ये तीन, और ये हो गए अपने चार भागों में बांट दिया भाई अपन है, ठीक है। पहला है आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, ठीक है, पहला जो है वो है आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व। अब नाम से ही पता चलता है जो आधार देने का कार्य करे, जो संरचना अर्थात निर्माण का कार्य करते हैं, वे पोषक तत्व जो क्या करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, वो संरचनात्मक या आधारभूत पोषक तत्व कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, आधारभूत या संरचनात्मक, आधारभूत या संरचनात्मक पोषक तत्वों के संघटक होते हैं। उल्टा सीधा हो गया। आधारभूत या संरचनात्मक पोषक संघटक के तत्व होते हैं, ठीक है, अर्थात अपन नॉर्मल सी भाषा में कहें तो ये संरचना जंतु की
ये संरचना का कार्य करते हैं, पौधे की संरचना का कार्य करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसमें आते हैं CHO आता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला है सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। दूसरा है सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण एवं ऊर्जा बंधन में उपयोगी होते हैं। ये सहायक संरचनात्मक अर्थात ऊर्जा के भंडारण के लिए, ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए और ऊर्जा बंधन में उपयोगी होते हैं। ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण व ऊर्जा बंधन में उपयोगी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से है इसमें देखिए। एग्जाम्पल के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, NPS, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये क्या है? ये सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व है जो ऊर्जा के भंडारण का, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का और ऊर्जा के बंधन का, बांधने का कार्य करता है। फिर नियामक एवं वाहक पोषक तत्व। नियामक एवं वाहक पोषक तत्व। नियामक एवं वाहक पोषक तत्व ये कोशिका जीव द्रव्य के, ये क्या करते हैं? कोशिका जीव द्रव्य के आवेश संतुलन में सहायक होते हैं या आवश्यक होते हैं। ये कोशिका जीव द्रव्य के आवेश संतुलन में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? आवेश संतुलन में सहायक होते हैं। ठीक है, ये नियामक व वाहक का कार्य भी तो करते हैं, नाम से ही पता चलता है। नियामक व वाहक का कार्य करते हैं, अर्थात नियमन का, ठीक है, और वाहक का पदार्थों को लाने ले जाने का भी कार्य करते हैं। कौन से? और ऐसे पोषक तत्व कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये पोषक तत्व होते हैं। अगला है उत्प्रेरक या क्रियावर्धक पोषक तत्व। अगला है हमारा उत्प्रेरक या क्रियावर्धक पोषक तत्व। उत्प्रेरक या क्रियावर्धक पोषक तत्व। ठीक है, ये किण्वक, क्रियावर्धक तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन में सहायक होते हैं। किण्वक, ये जो किण्वन क्रिया होती है उस किण्वन उत्प्रेरक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? उत्प्रेरक क्या के रूप में कार्य करते हैं कुछ पोषक तत्व जो क्या करते हैं? क्रियाओं को करवाने का कार्य करते हैं, अर्थात क्रिया की गति, अभिक्रिया की गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रियावर्धक तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन में सहायक होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन में क्या करते हैं? ये सहायक होते हैं।
ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे बाकी जो बचे तत्व हैं Fe, फेरस या लोह आयरन कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नीज, ये मैग्नीशियम तो हो गया यहाँ पे, तो ये होगा मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ठीक है। बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। ये जो पोषक तत्व है कार्य के आधार पर जिनके अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले आप एक बार इसका, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए, फिर है मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व। अगला है मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्व। इस आधार पर भी पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो होते हैं गतिशील, ठीक है। एक होते हैं कम गतिशील, एक होते हैं गतिशील और एक होते हैं कम गतिशील और एक होते हैं स्थिर। एक गतिशील, एक कम गतिशील और एक स्थिर, ठीक है। अब गतिशील, स्थिर, कम गतिशील कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाम से अब पता चल रहा है जो बहुत ज्यादा गतिशील हो, एक थोड़े कम गतिशील हो मृदा में और एक बिल्कुल ही स्थिर है, ठीक है। अब गतिशील कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहले तो नाइट्रेट, पहला होता है नाइट्रेट NO3-, ठीक है। ये नाइट्रेट का सूत्र है। फिर है सल्फेट SO4-2, ये बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं सल्फेट, ठीक है। फिर बोरेट BO3-3, बोरेट लिखो भाई, बोरेट BO3-3, ये होता है अपना बोरेट, ठीक है। फिर है मैग्नीज, ठीक है, Mn2+, मैग्नीज ये होता है Mn2+, ये अधिक गतिशील तत्व है। एक जैसे क्लोरीन भी है, ठीक है, क्लोरीन Cl-, ये बहुत ही अधिक गतिशील तत्व होते हैं, ठीक है। कम गतिशील कौन से हैं, जैसे अमोनियम, कम गतिशील में आते हैं अमोनियम NH4+, ठीक है। ये अमोनियम का सूत्र है NH4+, ठीक है। फिर पोटेशियम K+, ये कम गतिशील में आते हैं, पोटेशियम K+, से दर्शाते हैं अपन, ठीक है। फिर कैल्शियम Ca+, कैल्शियम का जो प्रतीक है वो क्या है, Ca है, और इसको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, Ca+ के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे है मैग्नीशियम को प्रतीक है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, ठीक है। लेकिन पौधे Mg के रूप में इसको ग्रहण नहीं कर सकते, इसको Mg+2 के रूप में
Mg2+ के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? Mg2+ के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर तांबा, कॉपर जिसे कहते हैं अपन, तांबा या जिसे अपन कहते हैं कॉपर, ये Cu, इसको दर्शाते हैं कि इसमें है Cu में, लेकिन Cu के रूप में इसको ग्रहण नहीं किया जाता, इसको ग्रहण किया जाता है Cu2+, Cu2+ के रूप में या +2 के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है। फिर स्थिर तत्व कौन से है? जैसे जस्ता है, फास्फोरस है। स्थिर तत्वों में आता है जस्ता, Zn+2। ये जिंक जस्ते के रूप में, और ये किस रूप में ग्रहण किया जाता है? Zn+2 के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है। फिर फास्फोरस, फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? फास्फोरस को ग्रहण किया जाता है H2PO4- H2PO4- या HPO4-2, HPO4-2 इस रूप में फास्फोरस को ग्रहण किया जाता है। ठीक है। अब मृदा में गतिशीलता के आधार पर ये तो स्थिर होते हैं, ये अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, अर्थात मृदा के साथ क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा कठोर बंधन के साथ, बॉन्ड के साथ बंधे हुए होते हैं। जबकि कम गतिशील ये दुर्बल बंध से बंधे होते हैं मृदा कणों के साथ, और ये बहुत ही बिल्कुल बंधे ही नहीं होते, इसलिए गतिशील होते हैं। ठीक है। अब एक खास बात, पौधे की वृद्धि के लिए जड़ें जिस जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों का अवशोषित करते हैं वह जड़ क्षेत्र फोरेज क्षेत्र कहलाता है। इसी के नीचे एक नोट बना के लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर इस लाइन को समझते हैं अपन। ठीक है। पौधा वृद्धि के लिए जड़ें जिस जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है या करते हैं वह जड़ क्षेत्र फोरेज क्षेत्र कहलाता है। वह जड़ क्षेत्र फोरेज क्षेत्र या फोरेज क्षेत्र कहलाता अब देखिए, ये पौधा है, ठीक है, ऊपर ये इसका जड़ है। अब यहां इसकी जड़ें फैली हुई है, तो ये जड़ें पोषक तत्वों का अवशोषित कौन से क्षेत्र से करेगी? इस क्षेत्र से करेगी। ठीक है। या इसके नीचे ये जगह है, यहाँ पोषक तत्व है, अब यहां से अवशोषित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई पोषक, इसकी जड़ें तो यहीं तक आ रखी है, तो जड़ें जिस क्षेत्र से पोषक तत्वों का अवशोषित करते हैं, ठीक है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? फोरेज क्षेत्र। ये क्षेत्र कहलाता है फोरेज क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब पौधों में गतिशीलता के आधार पर आगे है, स्क्रीनशॉट लेवल आप इसमें पौधों में गतिशीलता के आधार पर क्या होता है? गतिशीलता के आधार पर पौधों में गतिशीलता, ये तो मृदा के अंदर गतिशीलता थी, पौधों में गतिशीलता के आधार पर क्या होता है कि पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो अधिक गतिशील अर्थात अत्यधिक बहुत तेज गति से भागते हैं, ठीक है। एक मध्यम कम गतिशील
सॉरी, एक मध्यम गतिशील, फिर एक कम गतिशील और एक बिल्कुल ही स्थिर। ठीक है। अब जिसके जो अत्यधिक गतिशील होते हैं, ठीक है, मान लो ये पौधा है, ठीक है, गतिशील हो गए, यहां से पोषक तत्व अत्यधिक गतिशील होंगे तो वो जाके कहाँ, आखिरी सिरों में, पौधे के आखिरी सिरों में जाके रुक जाएंगे। तो जब इन पोषक तत्वों की, अत्यधिक गतिशील पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो उसकी कमी कहाँ, लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि भाग के गतिशील होने के कारण भाग कर चले तो कहाँ जाते हैं, ऊपर, सारे हो तो कहाँ जाते हैं, इकट्ठे। तो यहाँ तो कमी होती नहीं है, कमी कहाँ होगी, नीचे की तरफ। मध्यम में तो क्या होगा, ना तो ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, मध्यम वर्ग के या तो नीचे रहेंगे या फिर ऊपर रहेंगे। तो इनके लक्षण दिखाई देंगे हमें बीच वाले भाग में। ठीक है। कम गतिशील वाले क्या होंगे, वो यहाँ तक आएंगे, यहीं रह जाएंगे, ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी गति नहीं है इनके पास, तो यहीं तक रह जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक अगर वो पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पाते तो इनके कमी के लक्षण ऊपर वाले क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और जो स्थिर होते हैं उसमें तो कमी के लक्षण चारों तरफ दिखाई देंगे। ठीक है। कमी के लक्षण इनमें नव कलिकाओं में दिखाई देते हैं, क्योंकि नई कलिकाएं जो उत्पन्न होती उनमें ये पाया नहीं जाता, क्योंकि स्थिर होता है, पुरानी कलिकाओं से नई कलिकाओं में जाएगा कैसे। ठीक है। नव कलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा है जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा है, आगे ये अपन पढ़ेंगे, आगे और है वर्गीकरण में। ठीक है। पौधे में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। कमी के लक्षण के आधार पर भी अपन आगे पढ़ेंगे कि कमी के लक्षण पौधे में किस स्थान पर पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं, उस आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। आगे और पढ़ेंगे, तो देखिए तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपन अगली क्लास में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।